दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि समय यानी टाइम एक ऐसी नदी है जिसमें अगर आप एक बार गिर गए तो शायद वापस कभी किनारे पर नहीं लौट पाएंगे। आज मैं आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाने वाली हूँ जहाँ पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर आपस में इतने बुरी तरह उलझ चुके हैं कि आपका दिमाग चक्कर खा जाएगा। आज हम एक्सप्लेन करेंगे 2026 में आई एक ऐसी माइंड बेंडिंग थ्रिलर मूवी संभवम अध्ययम उन्नू की, जिसे देखने के बाद आपको अपनी रियलिटी पर शक होने लगेगा। ये आम फिल्म जैसी बिल्कुल भी नहीं है। इसको समझने के लिए आपको अपनी आंखें और कान बिल्कुल खुले रखने पड़ेंगी, क्योंकि अगर एक छोटा सा डिटेल भी मिस हुआ तो आप इस टाइम लूप के भूल भुलैया में हमेशा के लिए खो जाएंगे। तो दोस्तों, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही दिमाग हिला देने वाली स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं ये भयानक और रहस्यमयी सफर। कहानी की शुरुआत में कैमरा हमें एक बेहद घने और डरावने जंगल के बीचों बीच ले जाता है, जहां पर एक अंग्रेज औरत कुछ लोगों के साथ खड़ी है। उनके पास दो लाशें हैं जिन्हें बोरियों में बुरी तरह बांध कर लाया गया है। वो औरत अपने आदमियों को इशारा करती है एक बोरी खोलने के लिए, और जब बोरी खुलती है तो उसके अंदर से एक जवान लड़की की लाश बाहर आती है। उस औरत की आंखों में इतनी नफरत होती है कि वो उस बेजान लाश पर थूकती है। उस औरत का कहना होता है कि इस लाश को अकेले ही ले आओ, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर ये नहीं चाहती थी कि ये दोनों मरने के बाद भी एक हो सके। बिना किसी रहम के वो उस लड़की की लाश को वही पास के एक गंदे दलदल में फिकवा देती है। लेकिन दोस्तों, असली ट्विस्ट तो अभी बाकी था। दूसरी बोरी, जिसमें एक जेम्स नाम के लड़के की लाश होनी चाहिए थी, उसमें से जेम्स जिंदा निकल आता है। वो मरा नहीं था, बल्कि अपनी जान बचाकर बोरी से निकलकर वही जंगल में छिपने की कोशिश कर रहा था। पर उसकी किस्मत इतनी खराब थी, उस खतरनाक औरत की निगाहें उसे ढूंढ ही लेती है। जेम्स को जब कोई रास्ता नहीं दिखता तो वो अपनी जान बचाने के लिए एक नुकीली लकड़ी उठाता है और सीधा उस औरत के पेट में घोंपकर वहां से भाग निकलता है। वो औरत दर्द से चिल्लाते हुए उस लकड़ी को अपनी पेट से बाहर निकलती है और यही से स्क्रीन ब्लैक हो जाती है और हमारा समय का पहिया घूम जाता है। कहानी सीधा शिफ्ट होती है साल 2024 में। सीन बदलता है और हमें जंगल का वही दलदल दिखाई देता है, जिसमें से अचानक एक आदमी बाहर निकलता है, जैसे वो किसी लंबी नींद से जागा हो। जहां हम पीटर नाम का एक दूसरे आदमी को देखते हैं, जो इस घने जंगल में बुरी तरह भटक रहा है। फिर हमें एक तीसरा आदमी दिखाया जाता है, जो जंगल के पेड़ों पर कुछ अजीब से निशान बना रहा होता है, जैसे कि कोई रास्ता याद रखने की कोशिश कर रहा हो। इसी जंगल में एक लड़की अपनी दोस्तों के साथ शिकार करने के इरादे से आई हुई है। अचानक उस लड़की को किसी की आने की आहट सुनाई देती है। उसे महसूस होता है कि पास की झाड़ियों में कोई बड़ा जानवर छिपा हुआ है और बिना सोचे समझे वो अपनी बंदूक से गोली चला देती है। पर जब वो पास जाकर देखती है तो उसकी होश उड़ जाती है, क्योंकि उसने किसी जानवर को नहीं बल्कि उसी आदमी को गोली मार दी थी, जो अभी थोड़ी देर पहले दलदल से बाहर निकला था। जैसे ही उस आदमी की बॉडी से खून जंगल की जमीन पर गिरता है, अचानक पूरा माहौल बदल जाता है। कड़ी धूप की जगह आसमान में काले और घने बादल छा जाता है। हवा में मानो एक अजीब सी ठंडक आ जाती है और अचानक से जंगल में लोगों की बुरी तरह चीखने और चिल्लाने की डरावनी आवाजें गूंजने लगती है। दोस्तों, उन आवाजों के बीच उसी अंग्रेज औरत की आवाज भी होती है, जो अचानक से शांत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ पीटर, जो जंगल में रास्ता भटक गया था, उसे अचानक से एक पक्की सड़क दिखाई देती है। पर जैसे ही वो सड़क पर कदम रखता है, उसे इतना जोर का झटका लगता है जैसे किसी बड़ी गाड़ी ने उसे भयंकर टक्कर मार दी हो। अब हमारी मुलाकात होती है इस थ्रिलर की मेन कैरेक्टर आनंद से। आनंद एक पुलिस वाला है और अचानक से उसकी आंख खुलती है। पता चलता है कि उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है और वो उसे लेकर डॉक्टर के पास रेगुलर चेकअप के लिए आया हुआ था। आनंद की पोस्टिंग किसी दूसरे गांव में हो गई है, इसलिए उसे मजबूरी में अपनी बीवी को इस नाजुक हालत में अकेले ही छोड़कर ड्यूटी पर जाना पड़ रहा है। आनंद बस में बैठकर सफर कर रहा होता है
तभी उसके फोन पर एक कॉल आता है। कॉल करने वाला आदमी आनंद को बताता है कि उसकी बीवी की डिलीवरी होने वाली है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया है। ये सुनकर आनंद पूरी तरह परेशान हो जाता है और बस के भीड़ भाड़ वाले माहौल में लोगों को धक्का देते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करता है। उसे अभी और लंबा सफर तय करना था, इसलिए वो जल्दी से एक जीप में बैठ जाता है। वो लगातार अपनी बीवी नीतू को कॉल लगाने की कोशिश करता रहता है, पर किस्मत खराब होने के कारण उसके फोन में नेटवर्क ही नहीं आ रहा था। जीप में उसके सामने बैठे एक भले यात्री ने आनंद की परेशानी देखकर अपना फोन उसे कॉल करने के लिए दे दिया। जब आनंद हॉस्पिटल में बात करता है तो उसे ये खुशखबरी मिलती है कि उसे एक प्यारी सी बेटी हुई है। आनंद की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। खिड़की से बाहर देखते हुए उसे एक खूबसूरत हिरन दिखाई देता है। हालांकि जीप का ड्राइवर वो यात्री फालतू की बातें करके आनंद का थोड़ा मूड खराब कर रहे थे, पर दोस्तों अचानक एक भयंकर हादसा हो जाता है। जीप के सामने अचानक से एक आदमी आ जाता है और जीप उसे जोर से टक्कर देती है। ये वही पीटर था जो जंगल में भटक रहा था और उस सड़क पर गिरा था। पता चलता है कि पीटर भी असल में एक पुलिस वाला ही है। टक्कर के बाद जब आनंद उसे देखता है तो पीटर जमीन पर पड़ा हुआ अपनी उंगली से अजीब से गोल गोल निशान बना रहा था। एक पुलिस वाले की फर्ज निभाते हुए आनंद तुरंत पीटर को जीप में डालता है और पास के हॉस्पिटल ले जाता है। पीटर के सामान की तलाशी लेने पर आनंद को उसके पास से एक पुलिस वाला वॉकी टॉकी भी मिलता है। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद आनंद की मुलाकात वहां अपनी नए सीनियर ऑफिसर से होती है। आनंद पूरी ईमानदारी से पीटर के पास से मिला वॉकी टॉकी और उसके पर्स अब सीनियर के हवाले कर देता है। जब पर्स की तलाशी ली जाती है तो उसमें से एक आईडी कार्ड निकलता है, जिसे पता चलता है कि उस इंजोर्ड आदमी का नाम पीटर जॉन है। अब सीनियर ऑफिसर आनंद से उसके परिवार के बारे में पूछताछ करता है तो आनंद उसे बताता है कि उसकी एक बीवी है और आज ही उसे एक बेटी नसीब हुई है। वहाँ खड़ा उनका एक जूनियर ऑफिसर जिसका नाम जोशी था, वो आनंद से उसके माता पिता के बारे में भी पूछने लगता है। आनंद का चेहरा थोड़ा उदास हो जाता है और वो बताता है कि उसने अपने पिता को कभी नहीं देखा। उसके पिता भी उसी के तरह एक बहादुर पुलिस वाले थे जो उसके पैदा होने से पहले ही एक हादसे में गुजर गए थे और उनकी मौत का सदमा उसकी माँ से बर्दाश्त नहीं हुआ और वो भी इस दुनिया से चल बसी। आनंद आगे बताता है कि उसने लव मैरिज की है और इस वजह से उसकी बीवी के घर वाले भी उन दोनों से कोई रिश्ता नहीं रखते। तभी सीनियर ऑफिसर का फोन बजता है। कॉल करने वाला रशीद नाम का एक पुलिस ऑफिसर होता है। रशीद बताता है कि जब वो लोग जंगल वाले रास्ते से गुजर रहे थे तो उन्हें रास्ते में एक अनजान गाड़ी पार्क की हुई मिली। उस गाड़ी में कुछ लड़के लड़कियां आए थे जो जंगल में वीडियो शूट करने का शौक पूरा कर रहे थे। राशिद बताता है कि एक और ऑफिसर रेजी भी वहां पहुंच गया है और उसने उन बच्चों को रोक कर रखा है। लड़के अपने बाप की पहचान का रौब झाड़ रहा था और रज्जी को धमका भी रहा था कि उन्हें जाने दो वरना अंजाम बुरा होगा। पर रज्जी एक सख्त ऑफिसर था। उसने उनकी धमकियों को अनसुना कर दिया और उन लड़कों की जमकर पिटाई कर दी, ये कहते हुए कि उन्हें जंगल में जाने से सख्ती से मना किया गया था। रजी उन्हें वहां से भाग जाने को कहता है। डर के मारे एक लड़का वहां से बचने के लिए उल्टा जंगल की तरफ ही भागने लगता है और रजी उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे जंगल में घुस जाता है। रजी उस लड़के को पकड़कर पीट ही रहा होता है कि अचानक उन दोनों की निगाह वहां पड़ी एक डरावनी लाश पर चली जाती है। ये खबर सुनकर सीनियर ऑफिसर आनंद को अपने साथ लेता है और तुरंत स्पॉट पर पहुंच जाता है। जब वो लाश को देखते हैं तो दोस्तों ये उसी आदमी का लाश होती है जो फिल्म के शुरुआत में दलदल से बाहर निकला था और जिसे लड़की ने गोली मार दी थी। उसकी वेशभूषा से ये भी पता लगता है कि वो पुलिस वाला था। सीनियर ऑफिसर हालात की गंभीरता को समझते हुए 3 ऑफिसर्स को वही लाश के पास पहरा देने के लिए छोड़ देते हैं और ऑर्डर देते हैं कि फॉरेंसिक टीम को जल्द से जल्द बुलाया जाए और जो भी छोटी बड़ी जानकारी मिले उसे रिपोर्ट किया जाए। रेजी उनकी कमांड मानकर आनंद और सीनियर के साथ पुलिस स्टेशन के लिए वापस निकल जाता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ से कहानी में ऐसी मिस्ट्री शुरू होती है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जंगल में एक ऑफिसर बुरी तरह से
जख्मी हालत में पड़ा हुआ है और उसे अभी अभी होश आया है। तभी आनंद ने अपने सीनियर को जो पीटर का वॉकी टॉकी दिया था उसमें से अचानक खड़खड़ाहट की आवाज आने लगती है। ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि उसी जख्मी आदमी की थी जो जंगल में पड़ा हुआ था। वो वॉकी टॉकी पर कहता है कि उसका नाम स्टीफन है। स्टीफन कांपती हुई आवाज में बताता है कि वो अपनी पूरी पुलिस टीम के साथ इस जंगल में किसी मिशन पर आया हुआ था, पर अब उसकी पूरी टीम ना जाने कहाँ गायब हो चुकी है और सिर्फ वो ही अकेला बचा है। ये सुनकर सीनियर ऑफिसर तुरंत वॉकी टॉकी पर उसे जवाब देते हैं और बताते हैं कि वो लोग केरला पुलिस से है और उन्हें उसका एक साथी बेहद ही बुरी हालत में मिला है। सीनियर उसे भरोसा दिलाता है कि उन्होंने उसके साथी को सुरक्षित अस्पताल पहुंचा दिया है और उसी का वॉकी टॉकी उनके पास है। सीनियर स्टीफन को सलाह देते हैं कि वो अपने कंट्रोल रूम में इस बारे में रिपोर्ट करे। बस स्टीफन की परेशानी कुछ और ही थी। वो बताता है कि उसने कंट्रोल रूम का कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की है पर कोई जवाब ही नहीं दे रहा। उसका पैर बुरी तरह से जख्मी हो चुका है जिसकी वजह से वो एक कदम भी नहीं चल पा रहा था। उसने ये भी बताया कि वो इस वक्त जंगल के अंदर बड़े से एक पुराने मंदिर के पास फंसा हुआ है। वो गिड़गिड़ाता है और उनसे मदद की भीख मांगता है। उधर रेजी जो कि एक प्रैक्टिकल आदमी था, वो साफ कहता है कि ये जंगल का इलाका उनके जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है। रेजी बताता है कि अगर वो इस अनजान और डरावने जंगल में घुसे तो उन्हें कुछ समझ नहीं आएगा और वो खुद खतरे में पड़ जाएंगे। लेकिन तभी स्टीफन एक ऐसी बात कहता है जो आनंद के दिल में तीर की तरह लगती है। स्टीफन बताता है कि वो जल्द ही एक पिता बनने वाला है। उसने उनसे अपील की कि अगर वो लोग उसकी मदद कर देंगे तो वो कम से कम अपने आने वाले बच्चे का चेहरा तो देख पाएगा। ये सुनते ही आनंद बेहद ही भावुक हो उठता है क्योंकि एक तरफ उसकी खुद की बेटी आज पैदा हुई थी और वो उसके पास नहीं आ सकता था और दूसरी तरफ वो बहुत अच्छी तरह जानता था कि बिना पिता के बचपन जीना कितना दर्दनाक होता है। आनंद तुरंत ही स्टीफन की मदद करने की मांग करता है लेकिन रेजी उसको रोकने की बहुत कोशिश करता है, ये समझाते हुए कि ये उनकी ड्यूटी नहीं है और ये जंगल मौत का कुआं है जहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। अब कहानी हमें पास्ट का एक बड़ा हिस्सा दिखाती है। हम देखते हैं एक पुलिस वैन को जो कैदियों से भरी हुई है और इस डरावने जंगल के रास्ते से गुजर रही है। हैरानी की बात यह होती है कि इस वैन में हमें पीटर और स्टीफन भी बैठे हुए दिखाई देते हैं। सफर के दौरान अचानक एक खतरनाक कैदी भागने की फिराक में एक पुलिस वाले पर हमला कर देता है और हाथापाई करके उसकी बंदूक अपने कब्जे में ले लेता है। वो गन पॉइंट पर वैन को रुकवा लेता है और फुर्ती से सारे कैदी वहां से भागकर घने जंगल में छिप जाते हैं। ड्यूटी पर मौजूद पांचों पुलिस वाले जिसमें स्टीफन और पीटर भी थे उन फरार कैदियों को दोबारा पकड़ने के लिए जंगल के अंदर घुस जाते हैं। जंगल इतना घना था कि सब एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। मौका पाकर वो हत्यारा कैदी एक एक करके उन पुलिस वालों का शिकार करना शुरू कर देता है। इस भाग दौड़ के बीच एक और ऑफिसर जिसका नाम मुथुवेल था वो स्टीफन से मिलता है। मुथुवेल चेतावनी देते हुए स्टीफन से कहता है कि उसे इस जंगल में बहुत ही अजीब और अशुभ महसूस हो रहा है। वो एक किस्सा सुनाता है कि कई साल पहले इस जगह पर एक मंदिर हुआ करता था जहाँ लोग अपनी दुख दूर करने के लिए, सुख शांति लाने के लिए एक देवी की पूजा करते थे। लेकिन जब से लोगों ने वहां इंसानों की बलि देना बंद कर दिया तब से इस जंगल की समस्याएं और ज्यादा भयंकर रूप लेने लगी। मुथुवेल बताता है कि उस दिन के बाद से ही इस जंगल के नियम बन गए कि यहाँ की जमीन पर एक बूंद भी खून नहीं गिरना चाहिए और यहाँ किसी को भी ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए। चलते चलते अचानक उन दोनों यानी स्टीफन और मुथुवेल की निगाह उसी पुराने मंदिर पर पड़ती है जहाँ एक विशाल और डरावनी मूर्ति रखी हुई थी। इस मूर्ति का धड़ तो इंसान का था पर उसका सर एक कौवे जैसा था। स्टीफन एक प्रैक्टिकल इंसान था इसलिए उसने मुथुवेल की इन सब बातों को किसी अंधविश्वास या मनगढ़ंत कहानी से ज्यादा कुछ नहीं समझा।
तभी अचानक दो कैदी पीछे से आकर मुथुवल पर हमला कर देता है। उन्हें रोकने के लिए स्टीफेन अपनी बंदूक निकालता है और एक कैदी पर गोली चला देता है। जैसे ही उस गोली का शोर गूंजता है इस जंगल में और उस जख्मी कैदी के खून की पहली बूंद जंगल की मिट्टी पर गिरता है, जंगल का आसमान अचानक से काला पड़ जाता है। मौसम पूरी तरह बदल जाता है और तभी से कान के पर्दे फाड़ देने वाली अजीब अजीब डरावनी आवाजें हवा में गूंजने लगती है। और जैसे ही ये सब शांत होता है, स्टीफन अपने आसपास देखता है और तब पता चलता है कि मुथुवेल और वो कैदी सभी कोई गायब हो चुके हैं और वो उस घने जंगल में बिल्कुल अकेला रह गया है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। आनंद का दिल पिघल चुका था, इसलिए वो सीनियर ऑफिसर और रेजी मिलकर उस अनजान जंगल के अंदर घुस जाते हैं ताकि वो वॉकी टॉकी वाले स्टीफन को ढूंढ सके। रास्ते में सीनियर ऑफिसर उन्हें इस जंगल के खौफनाक इतिहास के बारे में बताता है। वो बताते हैं कि इस जंगल में लोग हमेशा से ही लापता होते आए हैं और इसका पहला ऑफिशियल केस 1960 में दर्ज हुआ था। उनकी कहानी के हिसाब से एक लोकल लड़की यही पास के एक बड़े स्टेट में नौकरी करती थी। उस स्टेट की मालकिन एक पोर्तुगीज महिला थी। लोगों का मानना था कि उस महिला को कोई मानसिक बीमारी या अजीब सी समस्या थी, क्योंकि उसने अपनी उम्र से काफी छोटे एक नौजवान आदमी से शादी कर रखी थी। लेकिन उसके उस जवान पति का चक्कर एस्टेट में काम करने वाली उसी लोकल लड़की के साथ चल रहा था। एक दिन उस पोर्तुगीज औरत ने उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। गुस्से में आकर उसने उन दोनों को बुरी तरह घसीटा और इस जंगल के बीच ले जाकर दोनों को बेरहमी से मार डाला। कुछ दिनों बाद उस औरत की भी एक रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। उस दिन से आसपास के लोगों का यही मानना था कि उन तीनों की आत्माएं आज भी इस जंगल में भटकती है। सीनियर आगे बताता है कि जब उन्होंने इस एरिया का चार्ज संभाला था तो उन्हें इस जंगल से एक बहुत ही अजीब लाश मिली थी। वो लाश बिल्कुल उसी जगह पड़ी थी जहां आज उन्हें दूसरी बॉडी मिली है। वो लाश देखकर लग रहा था कि उस आदमी को मरे हुए ज्यादा दिन नहीं हुए थे, लेकिन वो सड़ने लगी थी। सबसे डरावनी बात ये थी कि उस लाश पर सर ही नहीं था। सर ना होने की वजह से उस आदमी की कभी पहचान ही नहीं हो सकी। लोगों ने अपने आप ही ये अफवाह फैला दी थी कि बिना सर वाली लाश उसी विदेशी आदमी की थी जिसे 80 साल पहले उस पोर्तुगीज औरत ने मारा था। सीनियर ये सब बताकर हंसते हुए और कहते हैं कि लोग बस ऐसे ही फालतू की बकवास कहानियां बनाते रहते हैं। इसी बीच वॉकी टॉकी पर स्टीफन उन्हें अपनी लोकेशन बताने की कोशिश करता है। वो कहता है कि वो जिस जगह पर है वहाँ एक बहुत बड़ा और विशाल पेड़ है। उस पेड़ की पहचान ये है कि वो बड़े पत्तों वाले मनी प्लांट जैसी बेलों से पूरी तरह ढका हुआ है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में एक अजीब ही घटना घट रही होती है। सीनियर ऑफिसर ने हॉस्पिटल में मौजूद जोशी को कॉल किया ताकि एक्सीडेंट में घायल हुए पीटर का हाल जान सके। जोशी बहुत ही कंफ्यूज आवाज में बताता है पीटर को होश तो आ गया है, लेकिन वो बेहोश होने से ज्यादा अब अजीब बातें कह रहा है। जोशी ने बताया कि उन्होंने पीटर की फैमिली को इन्फॉर्म कर दिया था और वो लोग हॉस्पिटल आ भी चुके हैं। पर जोशी की आवाज में एक डर। उसने बताया कि पीटर के साथ आई उसकी पत्नी लगभग 50 साल की एक अधेड़ उम्र की औरत है। जोशी ये भी बताता है कि उसे पहले तो यकीन ही नहीं हुआ कि वो औरत पीटर की पत्नी है, क्योंकि पीटर तो देखने में सिर्फ 30 साल का एक जवान नौजवान ही लग रहा था। जब जोशी ने वेरीफाई करने के लिए पीटर की ऑफिशियल आईडी चेक की तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। आईडी कार्ड पर पीटर की डेट ऑफ बर्थ 1959 लिखा हुआ था। उस हिसाब से पीटर की उम्र बहुत ज्यादा होनी चाहिए थी। वो किसी भी हाल में 30 साल का तो नहीं हो सकता था। उस 50 साल की महिला ने जोशी को रोते हुए बताया कि उसका पति पीटर ही है। आज से ठीक 30 साल पहले उसी डरावने जंगल में ड्यूटी पर गया था और वहाँ से लापता हो गया था। अब दूसरी तरफ जब आनंद, सीनियर और रेजी उस पेड़ की खोज में आगे बढ़ते हुए मंदिर के पास पहुंचते हैं, तभी वॉकी टॉकी पर स्टीफन की पुलिस डिपार्टमेंट की किसी एएसआई से कांटेक्ट जुड़ जाता है। सीनियर ऑफिसर उस एएसआई को सारी डिटेल्स देना शुरू करते हैं, पर दूसरी तरफ से एएसआई उनकी मदद करने की बजाय बुरी तरह भड़क जाता है। वो कहता है कि क्या उनका दिमाग खराब हो चुका है कि वो लोग उस जंगल में घुस गए हैं। एएसआई सख्ती से बताता है कि उस जंगल के अंदर कभी कोई समझदार इंसान कदम नहीं रखता है और वो उन्हें तुरंत वहां से बाहर निकलने का
ऑर्डर देता है। सीनियर उसे शांत करने के लिए कहता है कि बात को समझिए, आपका एक हवलदार स्टीफन नाम का इस जंगल में बुरी तरह फंसा हुआ है और हम उसे बचाने के लिए ही जंगल में आए हुए हैं। पर एएसआई उन्हें झुठलाता हुआ कहता है उसकी पूरी थाने में स्टीफन नाम का कोई पुलिस वाला है ही नहीं। ये सब सुनकर रेजी का पारा हाई हो जाता है। उसे लगता है कि कोई उनके साथ मजाक कर रहा है और वो वहाँ से निकलने की जिद करने लगता है। वॉकी टॉकी पर रेजी गुस्से में स्टीफन को सुनाता है कि उसने अभी उसके एएसआई से बात की है और वो कह रहा है कि उनके डिपार्टमेंट में उस नाम का कोई व्यक्ति काम ही नहीं करता। स्टीफन भी परेशान होकर अपनी पूरा नाम बताता है, स्टीफन जॉर्ज। वो पूछता है कि ऐसी जानलेवा हालत में फंसकर वो उनसे झूठ क्यों भला बोलेगा। मामला सुलझाने के लिए सीनियर ऑफिसर एक बार फिर उसी एएसआई को कॉल लगाता है और वॉकी टॉकी पर उसकी और स्टीफन की डायरेक्ट बात करवाते हैं। स्टीफन सामने वाले की आवाज सुनकर उसे पहचान लेता है और कहता है, तुम एएसआई मुथुवेल बोल रहे हो क्या? स्टीफन गुस्से में उसे पूछता है कि वो उसे इस जख्मी हालत में अकेले मरने के लिए क्यों छोड़कर चला गया। दूसरी तरफ जो एएसआई पहले उनकी बातों को मजाक में ले रहा था, मुथुवेल नाम सुनते ही उसके पसीने छूट जाते हैं और वो बेहद सीरियस हो जाते हैं। वो जल्दबाजी में स्टीफन से उसके साथी मुथुवेल का पूरा नाम पूछता है। जब स्टीफन उसे पूरा नाम बताता है तो एएसआई एक ऐसी बात कहता है जिसे वहाँ खड़े सभी लोगों की रूह कांप उठती है। एएसआई कांपती हुई आवाज में बताता है कि उनके स्टेशन में एक जमाने में स्टीफन नाम का एएसआई हुआ करता था, लेकिन अब नहीं है। वो बताता है कि आज से ठीक 30 साल पहले मई 26, 1994 की वो मनहूस रात थी जब स्टीफन और उसकी टीम उस जंगल में घुसी थी और फिर कभी वापस नहीं आई। उस लापता टीम में कुल 5 ऑफिसर्स थे, स्टीफन, पीटर, मुनिस्वामी, सिल्वन और 5वां ऑफिसर मुथुवेल था। और फिर एएसआई ने एक ऐसी सच्चाई बताई जिसे सन्नाटा छा गया पूरी तरीके से। उसने बताया कि वो लापता ऑफिसर मुथुवेल और कोई नहीं बल्कि उसकी खुद के पिता थे। तो एएसआई रोते हुए कहता है कि उस जंगल का इतिहास रहा है कि जो कोई भी आज तक वहां गया है वो कभी भी जिंदा वापस लौटकर नहीं आया है, इसलिए उन 5 ऑफिसर के जिंदा होने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। वो रोते रोते उनसे विनती करता है कि जितनी जल्दी हो सके वहां से अपनी जान बचाकर भाग जाओ, लेकिन सीनियर ऑफिसर अपनी फर्ज से पीछे हटने को तैयार नहीं थे। ठान लिया था कि बिना सच जाने वो वहां से हिलेंगे नहीं, पर रेजी डर के मारे वहां से अकेला ही लौटने का फैसला कर लेता है। जब आनंद और सीनियर आगे बढ़ते हैं तो उन्हें आखिरकार वही विशाल पेड़ दिख जाता है जिसके बारे में स्टीफन ने बताया था, पर वहाँ कोई जिंदा इंसान नहीं था। वॉकी टॉकी पर स्टीफन उन्हें अचानक बताता है कि उस जंगल की जमीन पर एक लाश पड़ी हुई मिली है। वो बताता है कि उसी लाश से ठोकर खाकर वो गिरा हुआ है और जख्मी हो गया है। वो लाश किसी और की नहीं बल्कि एक पुलिस वाले की ही थी। उसकी वर्दी देखकर स्टीफन बताता है कि वो केरला पुलिस के जवान लग रहा है और उसके नेम टैग पर जो नाम लिखा है वो है एमजी अशोकन। जैसे ही एमजी अशोकन नाम गूंजता है, आनंद और सीनियर दोनों वही स्टैचू बन जाते हैं। उनकी सांसें अटक जाती है। दोस्तों, उनके होश उड़ने का कारण ये था, एमजी अशोकन और कोई नहीं बल्कि खुद उसी सीनियर ऑफिसर का नाम था जो आनंद के साथ वहाँ खड़ा था। ये कैसे हो सकता है कि कोई आदमी अपने ही सड़ी हुई लाश के बारे में सुन रहा हो? दोनों का दिमाग ब्लैंक हो जाता है। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये भूतिया जंगल में चल क्या रहा है। तभी आनंद की नजर पेड़ के नीचे किसी चीज पर पड़ती है। उसने भारी आवाज में वॉकी टॉकी पर स्टीफन से पूछता है कि उसे जंगल में आए हुए कितना वक्त हो चुका है। स्टीफन जवाब देता है कि उसे आए हुए करीब 2-3 घंटे ही हुए हैं बस। आनंद उसे आज की तारीख पूछता है तो तब स्टीफन जवाब देता है, आज तो 26 मई 1994 है। और तभी कैमरा हमें दिखाता है कि आनंद पेड़ के नीचे क्या देख रहा था। वहाँ पर एक इंसान का सड़ा हुआ कंकाल यानी स्केलेटन पड़ा हुआ। ये कंकाल किसी और का नहीं बल्कि उसी स्टीफन का था। यानी ये दोनों प्रेजेंट 2024 में खड़े होकर किसी ऐसे इंसान से बात कर रहे थे जो आज से 30 साल पहले 1994 में
जिंदा था और जिसका कंकाल आज उनके पैरों के पास पड़ा था। इस खौफनाक खुलासे के साथ ही अचानक उनका वॉकी टॉकी कनेक्शन पूरी तरह टूट जाता है। आनंद जमीन पर पड़े उस कंकाल की तलाशी लेता है और उसे वहां से बिल्कुल वैसा ही एक पुलिस वाला वॉकी टॉकी मिलता है जैसा उसके हाथ में था। जैसे एक झटका कम था, तभी सीनियर के पास जोशी का एक और फोन आता है। जोशी डरी हुई आवाज में बताता है कि अस्पताल में एडमिट पीटर की मौत हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ फॉरेंसिक टीम ने जंगल के बाहर मिली दलदल वाली लाश के कपड़ों की तलाशी ली थी, तो उन्हें उस लाश की जेब से एक पर्स मिला था। स्पॉट पर मौजूद ऑफिसर सीनियर को कॉल करके जो बताता है, वो सुनकर सीनियर के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। वो ऑफिसर बताता है कि वो सड़ी हुई लाश और किसी का नहीं, रेजी की है। वो बताते हैं कि उन्हें भी यकीन नहीं हुआ, पर पर्स के अंदर रेजी का आईडी और फोटो भी था और जब उन्होंने लाश का मिट्टी से भरा चेहरा धोया तो वो दरबदर रेजी जैसा ही दिख रहा था। आनंद और सीनियर का दिमाग अब फटने की कगार पर था। वो लोग सोच में पड़ गए कि रेजी तो अभी कुछ मिनट पहले तक उनके साथ ही जंगल में जिंदा घूम रहा था, तो बाहर मिली लाश उसकी कैसे हो सकती है। तभी आसमान से तेज बारिश शुरू हो जाती है। हम देखते हैं कि रेजी जो डर के मारे वापस जा रहा था, जंगल से निकलने वाला था, वो अचानक एक खौफनाक दलदल में फंस गया था और तेजी से उसमें डूबता ही जा रहा था। उसकी चीख पुकार सुनकर आनंद और सीनियर उसे बचाने के लिए भागने लगते हैं। वो रेजी का हाथ पकड़कर उसे निकालने की पूरी कोशिश करते हैं, पर दलदल उसे लगातार अंदर खींचता ही जा रहा था। इस खींचतान में रेजी के हाथ पर एक गहरी चोट लग जाती है और उसकी खून की एक लाल बूंद टपक कर जंगल की मिट्टी पर गिर जाता है। और वही होता है जो 1994 में हुआ था। खून मिट्टी पर गिरते ही मौसम फिर से एकदम से ही बदल जाती है। कान के पर्दे फाड़ देने वाली वही डरावनी और अजीब आवाजें उन्हें चारों तरफ से घेर लेती है। उस चीखते हुए शोर को बंद करने के लिए सीनियर ऑफिसर अपनी बंदूक निकालते हैं और हवा में एक जोर की गोली चला देते हैं। गोली की आवाज होते ही सब कुछ अचानक शांत हो जाता है। जब आनंद की आंख खुलती है तो वो देखता है चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ है और वो इस जंगल में बिल्कुल अकेला खड़ा है। सीनियर और रेजी वहां से गायब हो चुके थे। तभी उसे अपने सामने वही पुराने जमाने की पोर्तुगीज औरत दिखाई पड़ती है। इसका मतलब था कि आनंद उस टाइम लूप के जरिए सीधा सालों पीछे उस समय में पहुंच गया था जब वो औरत उस लड़के जेम्स को मारने के लिए ढूंढ रही थी। जैसे ही उस औरत की निगाह आनंद पर पड़ती है, वो औरत अपनी बंदूक आनंद के ऊपर टान देती है। आनंद डर के मारे पीछे हटता है और तभी उसे अंधेरे में जेम्स की वो डरावनी लाश दिखाई देती है जिसका सर धड़ से अलग था। आनंद की सांसें अटक ही रही होती है कि अचानक एक ब्लिंक में फिर से माहौल बदल जाता है और आनंद खुद को वापस खड़ी धूप में दिन के उजाले में पाता है। इस बार उसके सामने एक छोटी सी मासूम बच्ची खड़ी होती है जो इस घने जंगल में रास्ता भटक गई थी। वो रोती हुई बच्ची आनंद को बताती है कि उसका छोटा भाई कहीं खो गया है। अच्छे इंसान की तरह उस बच्ची के भाई को ढूंढने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन रास्ते में उसकी निगाह ऐसी चीज पर पड़ती है जिसे देखकर उसके पैरों के नीचे की जमीन सरक जाती। उसे जंगल में अपने सीनियर ऑफिसर की जख्मी लाश पड़ी हुई मिलती है। तभी अचानक पीछे से एक अनजान कैदी आनंद पर जानलेवा हमला कर देता है। दोस्तों, अब आनंद अचानक से टाइम जंप करके 1994 में पहुंच चुका था। शायद सीनियर ऑफिसर भी टाइम ट्रेवल करके इस वक्त में आ गए थे, लेकिन किस्मत खराब होने की वजह से वो उन भागे हुए कैदियों के हाथों मारे गए थे। आनंद आगे बढ़ता है तो देखता है कि पीटर जो पास्ट में जवान था वो भी वही जंगल में भटक रहा था और उसे 3 कैदियों ने घेर लिया था और बुरी तरह से पीट रहा था। आनंद ये सब देखता है, पर उसका दिमाग इन अजीब घटनाओं को प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके सामने पास्ट क्यों चल रहा है। वो डर कर आगे बढ़ता है और तभी उसके ठीक सामने जिंदा स्टीफन आ खड़ा होता है, जिसका कंकाल आनंद ने देखा था। आज वो उनके सामने जिंदा खड़ा हुआ था। आनंद का दिमाग तो बुरी तरह से घूम जाता है। स्टीफन उसे अनजान समझकर उस पे अपनी बंदूक टान लेता है, लेकिन आनंद
आनंद जल्दी से उसे समझाता है कि वो भी एक पुलिस वाला ही है। तसल्ली करने के लिए आनंद स्टीफन से आज की तारीख पूछता है और जवाब सुनकर उसे पूरा यकीन हो जाता है कि हाँ, वो वाकई में समय के पीछे अपनी पास्ट में आ चुका है। सीन वैसे ही रिपीट होता है जैसा हमने पहले देखा था। मुतुवेल के पीछे 2 कैदी पड़े हुए थे और स्टीफन उन्हें बचाने के लिए एक कैदी पर गोली चला देता है। कैदी का खून फिर से मिट्टी पर गिरता है, गोली की आवाज होती है, बादल छा जाता है और डरावनी आवाजें फिर से आने लगनी शुरू हो जाती है। जैसे ही माहौल शांत होता है, आनंद फिर से वहाँ बिल्कुल अकेला रह जाता है। अब आनंद एक नई टाइमलाइन में था, जहाँ वो देखता है कि एक अनजान आदमी जंगल के एक पेड़ पर उंगलियों से अजीब सी गोल गोल कलाकृति यानी निशान बना रहा होता है। आनंद छिपकर देखता है कि पास ही में पीटर उस पुराने मंदिर के पीछे छुपा बैठा है। वो पेड़ पर निशान बनाने वाला आदमी आनंद को देख लेता है, पर इससे पहले कि वो कुछ बोले, उन्हें कहीं दूर गोली चलने की आवाज आती है और आनंद एक झटके में दोबारा उस अंधेरे वाले जंगल में पहुंच जाता है, जहाँ पे वो पुर्तगाली वाली औरत थी। इस बार आनंद अंधेरे में छिपकर देखता है कि वो पुर्तगाली महिला उसी लड़के जेम्स को ढूंढ रही है। आनंद देखता है कि जेम्स छुपता छुपाता उस औरत के पास आता है और उसके पेट में नुकीली लकड़ी घोंप देता है। लेकिन तभी अंधेरे से एक तीसरा आदमी निकल कर आता है और वो अपनी तलवार से एक ही बार में जेम्स का सर धड़ से अलग कर देता है। ये खौफनाक मंजर देखते ही आनंद एक और झटके के साथ वापस दिन के उजाले में पहुंच जाता है। इस बार वो वही पेड़ पर निशान बनाने वाले आदमी के पास था। वो आदमी आनंद को देखकर कहता है कि तुम काफी डरे हुए लग रहे हो। तुम पक्का जानना चाहते होगे ना कि इस मनहूस जंगल में आखिर ये सब चल क्या रहा है। वो आदमी कहानी सुनाना फिर स्टार्ट करता है। तुम्हें यहाँ आते वक्त एक मंदिर और उसमें एक मूर्ति जरूर दिखी होगी जिसका सर एक कौवे का है। उसने आनंद को रियलाइज करवाया कि जब से वो इस जंगल में आया है, उसने एक भी कौवा आसमान में उड़ता हुआ नहीं दिखा है। यह जो भी असंभव घटनाएं घट रही है, वो सब उसी मूर्ति और उसके श्राप के इर्द गिर्द ही घूमती है और इस आफत की शुरुआत सैकड़ों साल पहले हुई थी। वो आदमी पास्ट में ले जाते हुए ये भी बताता है कि जब पुर्तगाली लोग पहली बार यहाँ आए थे, तब उस समय इस मूर्ति की पूजा इस जंगल में रहने वाली एक आदिवासी जनजाति किया करती थी। वो आदिवासी लोग उस कौवे को अपना साक्षात भगवान मानते थे। वो लोग अपनी पूजा करने के लिए उस मूर्ति के गोल गोल चक्कर लगाया करते थे। अगर ट्राइब की कोई प्रेग्नेंट महिला होती तो वो कौवा को भोजन खिलाया करती थी। उन लोगों की ये गहरी आस्था थी कि ऐसा करने से उनके कोख में पल रहे अजन्मे बच्चे पर भगवान की कृपा बरसेगी। लेकिन जब इस इलाके में पुर्तगालियों का दबदबा और अत्याचार अपने चरम पर पहुंच गया, तो यहाँ का नया शासक लॉर्ड गैब्रियल एंटोनियो बना। लॉर्ड गैब्रियल एक बहुत ही अकड़ू, क्रूर और तर्कशील आदमी था जो किसी देवी देवता में विश्वास नहीं करता था। उसने हुक्म जारी किया कि इस जंगल में चलने वाली इन सभी अंधविश्वासी मान्यता को जड़ से मिटा दिया जाए, क्योंकि वो चाहता था कि लोग सिर्फ उसी की पूजा करें और सिर्फ राजा की ही जय जयकार हो। उस शासक ने उन लोगों के सारे पूजा स्थल तोड़ फोड़ दिए और वहां रखी कीमती मूर्तियों को देश के बाहर भेज दिया। एक दिन वो शासक अपनी पूरी भारी भरकम सेना लेकर इस जंगल की उस मंदिर तक पहुंच गया। उसकी नीयत उस मूर्ति पर कब्जा करने की थी। उसने अपनी सेना को ऑर्डर दिया, उस कौवे वाली मूर्ति को किसी भी कीमत पर यहाँ से उखाड़ कर ले चलो। लेकिन अजीब बात ये थी कि सेना के सैकड़ों जवानों ने मिलकर अपनी पूरी ताकत लगा दी, फिर भी वो मूर्ति अपनी जगह से एक भी इंच वो लोग हिला नहीं पाए। इस हार से राजा का ईगो हर्ट हो गया और वो क्रोध से पागल हो गया। उसने खिसिया कर ये ऑर्डर दे दिया कि उस आदिवासी जनजाति का एक एक आदमी, औरत और बच्चे को बेरहमी से काट डालो। सिर्फ इंसान ही नहीं, उस शासक ने जंगल के सारे कौओं को भी जिंदा जला दिया। उसी दिन पहली बार इस जंगल की जमीन पर इन मासूमों का इतना खून बहा था। ट्राइब वालों का मानना था कि उनका ये भगवान उन्हें सुख और समृद्धि देगा, लेकिन लोग ये भूल गए थे कि उस देवता का समय पर भी
पूरा अधिकार था। राजा और उसकी घमंडी सेना को इस जंगल से मंदिर तक पहुंचने में सिर्फ 1 घंटा लगा था, लेकिन उस भयंकर नरसंहार के बाद जब वो लौटने लगे तो वो इस जंगल से निकलने का रास्ता ही भूल गए। दिन बीते, महीने बीते और सालों साल गुजर गए, पर वो वही भटकते रहे। जिस मनहूस दिन उन बेगुनाहों के खून ने इस जंगल की मिट्टी को छुआ था, वो शांत और निर्मल देवता क्रोध से अत्यंत प्रचंड हो गया और तभी से ये नियम बन गया कि इस मिट्टी पर जब भी रक्त यानी खून की एक बूंद बहेगी और आवाज एक निश्चित सीमा से तेज होगी तो यहाँ का टाइम लूप ट्रिगर हो जाएगा और समय पूरी तरह विकृत हो जाएगा। वो आदमी आनंद को समझाता है कि उसने इस जंगल में जो भी मुर्दे, लाशें या लोग देखे हैं वो एक्चुअली मरे हुए नहीं हैं, बल्कि वो सब लोग समय के इस अनंत चक्कर में बुरी तरीके से फंस चुके हैं। आनंद डर के मारे उसे पूछता है, लेकिन तुम ये सब इतनी डिटेल में कैसे जानते हो? वो आदमी एक शैतानी मुस्कान के साथ बताता है कि वही वो गद्दार था जिसने उन आदिवासियों को धोखा दिया था। वो दरअसल पुर्तगाली सेना का एक जासूस था जो राजा को यहाँ तक लाया था। उसने मंजूर किया कि इस पूरे विनाश और लोगों की बर्बादी का मुख्य कारण वही, लेकिन एक आखिरी रास्ता था। उसने आनंद को बताया कि इस भूल भुलैया से बाहर निकलने का बस एक ही तरीका है। जो दुर्घटना तुम्हें, मुझे और यहाँ मौजूद हर एक इंसान को खींच कर लेके आई है, वो गलती दोबारा किसी भी हालत में नहीं होनी चाहिए। उसने खबरदार किया कि जब तक हम उस खून और आवाज को रोकेंगे नहीं, हम यहाँ पे जंगल में फंसे रहेंगे। इससे पहले कि आनंद और कुछ पूछ पाता, उसे अचानक वही आवाज दोबारा सुनाई देती है, रेजी की चीखती हुई आवाज जो दलदल में फंसा हुआ था। आनंद देखता है कि सामने की तरफ उसका खुद का पास्ट वर्जन और सीनियर ऑफिसर रेजी की जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वही सेम सीन था जो पहले जी चुका हुआ था। आनंद खड़ा होकर देखता है कि कैसे रेजी के हाथ से खून की बूंद जमीन पर गिरता है। फिर से वही हाहाकार मचने वाली आवाजें गूंजने लगती है। ठीक वैसे ही सीनियर गोली चला देता है और आवाज पैदा करता है। इस रिएक्शन से आनंद को झटका लगता है और वो अचानक किसी दूसरे टाइम जोन में चला जाता है। तभी उसके दिमाग की बत्ती जलती है। उसे उस कलाकृति वाले आदमी की बात याद आती है कि जब आवाज नॉर्मल से ज्यादा तेज होती है तो समय ट्रैवल करता है। टेस्ट करने के लिए आनंद जोर जोर से चीखता है और चिल्लाता है, लेकिन टाइम चेंज नहीं होता। फिर उसे याद आता है कि सिर्फ आवाज नहीं, मिट्टी पर खून भी गिरना चाहिए। अब टाइम मशीन आनंद के हाथ में थी। वो अपना हाथ काटता है और थोड़ा खून जमीन पर गिरा देता है और फिर जोर से चिल्ला उठता है। ट्रिक काम करता है और वो एक झटके में किसी और ही समय में पहुंच जाता है। तब वो देखता है कि स्कूल के कुछ मासूम बच्चे इस जंगल के रास्ते से अपने घर की तरफ जा रहे हैं। उसमें से एक छोटे बच्चे को जंगल में एक खूबसूरत सफेद घोड़ा यानी व्हाइट कलर की हॉर्स दिखाई पड़ता है और वो बच्चा नासमझी में उस घोड़े के पीछे पीछे जंगल के गहराई में चला जाता है। अपने भाई को भटकता देख उसकी बहन भी उसको बुलाने के लिए उसके पीछे भागती है। दोस्तों, ये वही छोटी बच्ची थी जो एक अलग टाइमलाइन में आनंद को मिली थी जब वो भाई को ढूंढ रही थी। अचानक दलदल से बाहर एक आदमी की आँख खुलती है और वो हाफते हुए चेची पुकारता है। मलयालम में चेची का मतलब बड़ी बहन होती है। ये आदमी अपना पूरा जोर लगाकर उस गंदे दलदल से बाहर निकल आता है और दोस्तों, ये आदमी और कोई नहीं बल्कि रेजी था। जैसे ही वो बाहर आता है उसके सामने वो दोनों स्कूल के बच्चे खड़े थे। यहाँ फिल्म में एक जबरदस्त सस्पेंस खुलता है कि वो छोटा लड़का और कोई नहीं बल्कि खुद रेजी का ही पास्ट यानी बचपन था और वो लड़की उसकी सगी बहन थी। असल में प्रेजेंट वाला रेजी टाइम ट्रेवल करके घूमते हुए सीधा अपने ही बचपन के समय में पहुंच गया था। रेजी की ऐसी डरावनी शक्ल और हालत देखकर दोनों बच्चे डर के मारे अलग अलग दिशा में भागने लगते हैं। बड़ा रेजी अपनी बचपन की बहन को बचाने और रोकने के लिए उसके पीछे भागता है। वहीं दूसरी तरफ आनंद भी रेजी को देख लेता है और उसके पीछे भागने लगता है। ये लोग उस समय में आ चुके थे जब फिल्म के शुरुआत में वो शिकार करने आई लड़की जंगल में मौजूद थी। उस शिकारी लड़की को जब रेजी के भारी कदमों की आवाज सुनाई देती है तो वो उसे भारी जानवर समझकर अंधाधुंध गोली चला देती है। गोली की आवाज और रेजी का खून जमीन पर गिरते ही
टाइम मैकेनिज्म ट्रिगर होता है और माहौल दोबारा बदल जाता है। इस बार समय चक्कर खाकर आनंद को वापस उस टाइमलाइन में फेंक देता है जहां पीटर को वो 3 कैदी बुरी तरह पीट रहे थे। लेकिन इस बार आनंद खड़ा होकर तमाशा नहीं देखता, वो तुरंत आगे बढ़ता है और कैदियों से लड़कर पीटर की जान बचा लेता है। आनंद पीटर को सख्ती से समझाता है कि कुछ भी हालत क्यों ना हो, तुम गोली मत चलाना, क्योंकि गोली चली और खून गिरा तो वो फिर टाइम में फंस जाएंगे। उसके बाद आनंद आगे बढ़ता है और उसकी मुलाकात स्टीफन से होती है। आनंद सीधा पॉइंट पर आता है और स्टीफन को बताता है कि वो केरला पुलिस से बिलोंग करता है और उसे अभी के अभी इस जंगल को छोड़कर यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन 1994 का कड़क ऑफिसर स्टीफन उसकी किसी बात को घास नहीं डालता और अपना अकड़ दिखाता है। तब आनंद उसे इमोशनल करते हुए कहता है कि अगर तुम आज इस जंगल से बाहर नहीं गए तो तुम अपनी बीवी और अपने होने वाले बच्चे को जिंदगी में कभी नहीं देख पाओगे। तुम एक बच्चे के बाप बनने वाले हो ना। तब वो ये बात आनंद तब पूछता है। ये पर्सनल डिटेल सुनकर स्टीफन बुरी तरह चौंक जाता है और पूछता है कि एक अनजान को ये बात कैसे पता। आनंद बिना कुछ बोले शांति से अपने पर्स से एक पुरानी तस्वीर निकालता है और स्टीफन की आंखों के सामने रख देता है। ये मेरे पिता है जो आज से 30 साल पहले इसी जंगल में हमेशा के लिए लापता हो गए थे, आनंद ये कहता है। तो दोस्तों, वो तस्वीर और किसी की नहीं बल्कि खुद स्टीफन की ही थी। इसका मतलब ये बात अब ऑफिशियली कंफर्म हो गई थी कि स्टीफन ही आनंद का सगा पिता है, जिसे उसने कभी नहीं देखा था। अपनी बात को 100% सच साबित करने के लिए आनंद अपनी ऑफिशियल पुलिस आईडी भी स्टीफन को दिखाता है, जिसमें उसकी डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है। तभी समय खुद को फिर दौड़ाता है और वही सीन आता है जहाँ मोथुवेल के पीछे 2 कैदी पड़े थे। वहाँ सीन में एक और पास्ट वाला आनंद भी खड़ा था, जो किसी और टाइम ट्रेवल करके यहाँ आया होगा। लेकिन इस बार प्रेजेंट वाला आनंद पूरी तैयारी में था। उसने पास्ट वाली गलतियों को नहीं दोहराया। इससे पहले कि स्टीफन गोली चलाता, आनंद जल्दी से आगे आया और अपनी बंदूक हवा में दिखाकर बिना गोली चलाए उन कैदियों को डरा कर भगा दिया। बिना गोली और बिना खून बहे इस बार टाइम चेंज ही नहीं हुआ। आनंद सबको फिर वार्न करता हुआ ये कहा कि कुछ भी हो जाए, चाहे जान चली जाए, इस मिट्टी पर किसी का एक बूंद खून नहीं गिरना चाहिए। वो स्टीफन से कहता है कि बचे हुए बाकी ऑफिसर्स को भी बुलाओ और हम यहाँ से एक साथ बाहर निकलेंगे। सब लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं और मंदिर से चलकर बाहर जाने वाले रास्ते की खोज शुरू करते हैं। लेकिन देवता का श्राप असर कर रहा था। वो लोग कितना भी सीधा चलते, घंटों चलने के बाद भी आखिर में फिर घूमकर वही उसी मंदिर के दरवाजे पर वापस आ जा रहे थे। रास्ता ढूंढने के लिए उन्होंने अब 2-2 की टीम बनाई और अलग अलग डायरेक्शन में चले, पर हर बार नतीजा वही मिल रहा था। वो सब बार बार मंदिर के पास ही प्रकट हो जाते थे। वो इस चक्रव्यूह में बुरी तरह फंस चुके थे। तभी अचानक आनंद के दिमाग में एक जोर का आइडिया स्ट्राइक करता है। उसे वो कलाकृति वाला आदमी याद आता है जो पेड़ पर लगातार गोल गोल डिजाइन बना रहा था। आनंद ने गौर किया कि वहाँ पास के दूसरे पेड़ों पर भी वही सेम गोल डिजाइन बनी हुई थी, जिसका मतलब था कि वो आदमी टाइम ट्रेवल करके उनके इस प्रेजेंट वक्त में भी आ चुका था। उसे उस डिजाइन का मतलब समझ आ जाता है। वो सबसे चिल्ला कर कहता है कि उन्हें यहाँ से बाहर निकलने के लिए सीधा नहीं बल्कि मंदिर को सेंटर मानकर उसके गोल गोल चक्कर लगाते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा। जैसे ही वो गोल गोल घूमते हुए चलने लगते हैं, वो फाइनली मंदिर के असर से दूर होने लगते हैं और बाहर का रास्ता खुलने लगता है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जंगल में छुपे बैठे वो खून खराबे वाले कैदी अभी भी उनके पीछे थे और वो एक एक करके इन ऑफिसर्स पर दोबारा हमला करना शुरू कर देते हैं। उन्होंने पीछे से आकर स्टीफन को बुरी तरह दबोच लिया, लेकिन किसी तरह वो उनके चंगुल से बच निकला। एक कैदी ने वही सामने एक ऑफिसर की गर्दन मरोड़कर उसकी जान ले ली। अब बारी आनंद की थी। कैदियों ने मिलकर आनंद पर जानलेवा हमला कर देता है। आनंद भी कम नहीं था। उसने अपनी पूरी ताकत से उनसे फाइट की और 2 कैदियों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन इसी उथल पुथल में एक कैदी आनंद के पिता यानी स्टीफन पर हमला करने में कामयाब हो जाता है। स्टीफन को मरता देख पीटर गुस्से में आकर उन पर चलाने लगता है, लेकिन आनंद बीच में आकर गोली चलाने से रोक देता है, क्योंकि गोली की आवाज और खून
टाइम लूप स्टार्ट कर देगा। हालांकि इस मारपीट में स्टीफन बुरी तरह घायल हो चुका था और उसके खून की एक बूंद जमीन पर गिर गई थी, पर बारिश होने के कारण किसी के चीखने या गोली चलने की आवाज पैदा नहीं की। आवाज नहीं हुई, इसलिए श्राप एक्टिवेट नहीं हुआ और समय अपनी जगह स्थिर रहा। चलते चलते उनके कानों में किसी गाड़ी का हॉर्न सुनाई देता है। वो लोग जान बचाकर आवाज की दिशा में भागते हुए और आखिरकार उन्हें एक पक्की सड़क और उस पर एक खड़ी गाड़ी मिल ही जाती है। आनंद तुरंत पीटर और अपनी जख्मी पिता स्टीफन को उस गाड़ी में सुरक्षित बिठा देता है और उन्हें आगे जाने को कहता है। स्टीफन देखता है कि आनंद गाड़ी में नहीं बैठ रहा था, तो वो उसे पूछता है कि तुम हमारे साथ बाहर क्यों नहीं आ रहे। आनंद की आंखों में आंसू थे। वो कहता है कि मैं इस तरह घुट घुट कर एक नए लूप में नहीं जी पाऊंगा। आप सिर्फ अपने होने वाले बच्चे के पास जाइए, उसे आपकी बहुत जरूरत है। ये कहकर आनंद घूमता है वापस उसी श्रापित मंदिर के सामने जाता है और खुद को अपनी ही बंदूक से गोली मार लेता है। गोली की गूंज के साथ सब कुछ ब्लैक हो जाता है फिर से। जब अचानक आनंद की आंख दोबारा खुलती है तो वो किसी जंगल में नहीं बल्कि एक नए उजाले के साथ अस्पताल के बिस्तर पर लेटा हुआ होता है। वो अपना सिर घुमाता है और देखता है कि उसके बेड के ठीक बगल में ही एक उम्रदार आदमी बैठा हुआ था और दोस्तों ये उसके पिता स्टीफन ही थे। आनंद का मानो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। उसका ये बलिदान काम आ गया था। उसने उस खून खराबे वाले टाइम लूप को ब्रेक कर दिया था। इस नई जिंदगी या नई टाइमलाइन में उसके पिता कभी लापता हुए ही नहीं थे और आनंद को एक अच्छी फैमिली मिल चुकी थी और वो अपनी बच्ची के पैदा होने पर अपनी बीवी नीतू के पास होश में आया था। पर थ्रिलर की एंडिंग इतनी मीठी कहाँ होती है दोस्तों। बेटी के पैदा होने की खुशियाँ मनाने के बाद आनंद अपनी नई पोस्टिंग की जगह ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए गाड़ी से निकल जाता है। रास्ते में चलते वक्त उसे एक अनजान कार खराब हालत में खड़ी मिलती है। वो कार किसी और की नहीं बल्कि अशोकान की ही होती है, जिसका गाड़ी रास्ते में खराब हो गई थी। भला बनकर आनंद अशोकन को लिफ्ट दे देता है और उसको अपनी गाड़ी में बिठा लेता है। सफर के बीच में आनंद को वही कॉल दोबारा आता है। एक पुलिस ऑफिसर उसे इन्फॉर्म करता है कि जंगल के पास कुछ लड़के लड़कियां गाड़ी खड़ी करके फालतू की रील्स और वीडियो शूट कर रहे थे। ऑफिसर आगे बताता है कि वो लोग अभी पूछताछ कर ही रहे थे कि तभी वहाँ रेजी भी टपक पड़ता है। तभी अचानक बुम, आनंद की तेज रफ्तार गाड़ी के सामने कोई आ जाता है और एक भयंकर टक्कर होती है। जब आनंद घबराकर गाड़ी से बाहर निकलकर देखता है तो गाड़ी के सामने कोई आदमी नहीं बल्कि एक बुरी तरह जख्मी लड़की पड़ी हुई थी। इंसानियत के नाते वो लोग बिना सोचे समझे उस जख्मी लड़की को उठाते हैं और जान बचाने के लिए पीछे सीट पर लिटाकर हॉस्पिटल की तरफ भागने लगते हैं। आनंद पीछे मुड़ता है और उस लड़की की हालत देखता है। वो सोचता है कि इसके किसी घर वाले को तुरंत कॉल करना चाहिए। वो उस लड़की का फोन निकालता है और उसकी स्क्रीन ऑन करता है। जैसे ही फोन ऑन होता है, वॉलपेपर देखकर आनंद के होश उड़ जाता है। उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है। स्क्रीन के वॉलपेपर पर एक बाप बेटी की मुस्कुराती हुई तस्वीर लगी थी और तस्वीर में लड़की के साथ जो पिता खड़ा हुआ था वो कोई और नहीं बल्कि खुद आनंद था। दोस्तों ये एक बहुत बड़ा झटका था। आनंद की गोद में जो लड़की मौत से जूझ रही होती है और बुरी तरह जख्मी होती है वो कोई नॉर्मल लड़की नहीं बल्कि उसकी अपनी सगी बेटी थी, जो ना जाने किस फ्यूचर टाइमलाइन से टाइम ट्रैवल करके यहाँ इस वक्त पर आ गई थी। आनंद घबराहट में कुछ समझ ही नहीं पाता है। उसे पहले ही वो जवान बेटी अपने ही बाप की बाहों में दम तोड़ देती है। ये सब कुछ बिल्कुल वैसा ही रिपीट हो रहा था जैसा मूवी के शुरुआत में हुआ था। शुरुआत वाले टाइमलाइन में जीप उस जवान पीटर से टकराई थी और इस नई टाइमलाइन में आनंद की गाड़ी उसकी अपनी ही फ्यूचर वाली बेटी से टकरा गई है। इंसान बदल गए थे, हालात बदल गए थे, पर श्राप और वो मनहूस साइकिल अभी भी जारी थी। आनंद डर और सदमे में अपनी गाड़ी साइड में रोकता है। उसको समझ नहीं आता कि ये उसकी बेटी कैसे हो सकती है। वो तुरंत कपकपाते हाथों से अपनी बीवी नीतू को कॉल लगाता है। फोन उठाते ही वो घबराकर अपनी न्यूबॉर्न बच्ची के बारे में पूछता है तो बीवी बताती है कि उनकी बच्ची बिल्कुल ठीक और सेफली उनके पास अस्पताल में ही है। ये सुनकर आनंद की सांस में थोड़ी सांस आती है और उसे थोड़ा सुकून मिलता है। लेकिन तभी वो सड़क के किनारे बाहर देखता है। उसे वहाँ एक आदमी खड़ा घूरता हुआ नजर आता है। दोस्तों वो आदमी और कोई नहीं बल्कि पुर्तगाली
शासक लॉर्ड गैब्रियल एंटोनियो था। वही गैब्रियल जिस पर सदियों पहले श्राप लगा था। बैकग्राउंड में अब उसी स्पाई की डरावनी आवाज दोबारा प्ले होती है। इस लूप से बचने का बस एक ही रास्ता है। जो दुर्घटना आपको, मुझे और बाकी सबको इस खौफनाक जगह लेकर आई है, वो दुर्घटना किसी भी कीमत पर दोबारा नहीं होनी चाहिए। जब तक तुम उस जड़ को रोकोगे नहीं, हम उस समय के भवंडर में हमेशा के लिए तड़पते रहेंगे। आनंद सदमे में फटी आंखों से गैब्रियल की तरफ देखता रहता है और वो सदियों पुराना शैतानी शासक गैब्रियल आनंद को देखकर बेहद खौफनाक तरीके से मुस्कुराता है। और इसी चिलिंग स्माइल के साथ ये मास्टरपीस मूवी ब्लैकआउट होती है और यहाँ कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये टाइम ट्रेवल की पहिए में घूमती हुई मूवी? दिमाग के सारे जंग खाए हुए पुर्जे खुल गए होंगे, है ना? तो आइए अब आराम से इस मूवी के सारे कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट और एंडिंग्स का डिस्कशन करते हैं, ताकि जो डाउट्स रह गए हैं वो क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ये फिल्म प्रॉपरली टाइम लूप कैटेगरी के एक जेम है। एक ऐसी परेशान करने वाली दुनिया जहां वक्त की रस्सी उलझ चुकी है और सेम घटनाएं बार बार प्ले होती रहती है। इस लूप का फंडामेंटल रूल यही है कि जब तक वो ओरिजिन मोमेंट यानी वो पल जहां से ये श्राप या गलती शुरू हुई थी वो नहीं बदल जाता, तब तक नए लूप बनते रहेंगे और लोग मरते रहेंगे। मूवी फर्स्ट वॉच में बहुत कॉम्प्लेक्स लगती है। ठंडे दिमाग से देखेंगे तो आपको इसके पीछे की साइंस समझ में आ जाएगी। सारी फसद की जड़ जो है वो लॉर्ड गैब्रियल ही था, जिसने अपने एरोगेंस में ट्राइब वालों को बेरहमी से काटा और उनकी उस मिस्टिक मूर्ति को अपनी ताकत के कब्जे में लेना चाहता था। तो चलिए अभी कहानी को और डीपली समझते हैं। हमें कम्प्लीटली ये मानकर चलना होगा कि वो कौवे की सिर वाली मूर्ति बस पत्थर नहीं थी, बल्कि सच में एक जिंदा और पावरफुल देवता था। ये पूरा टाइम लूप वाला कंसेप्ट और अलग अलग डायमेंशंस का चक्कर उस देवता ने ही श्राप के रूप में सेट किया था। श्राप का असर ये है कि जो कोई भी इस मनहूस जंगल के बाउंड्री में कदम रखेगा वो भटकता रहेगा। उसके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की टाइमलाइन आपस में मिल जाएंगे और आखिर में वो यही सर कर मर जाएगा। इस मशीन या श्राप का एक क्लियर कट ट्रिगर मैकेनिज्म भी, जब भी जंगल की बाउंड्री की मिट्टी पर किसी भी व्यक्ति का खून बहेगा और वहाँ कोई तेज साउंड या आवाज होगी, जैसे गोली चलना या चीखना चिल्लाना, तब जंगल एक नए टाइम एरा में शिफ्ट हो जाएगा और उस वक्त जंगल की रेडियस में मौजूद हर एक कैरेक्टर इंस्टेंटली अलग अलग टाइम जोन्स में रैंडमली फेंक दिया जाएगा। इस मैकेनिज्म की ओरिजिन भी बहुत इंटरेस्टिंग है। याद करिए, गैब्रियल ने उन मासूम आदिवासी भक्तों को बेरहमी से मारा था, तो जंगल की सारी जमीन उनके बहुत सारे खून से लाल हो गई थी और उन भक्तों और कौवों को जलाने के कारण उनके रोते बिलखते और चीखने की भयानक आवाजें इस जंगल की हवा में गूंज उठी थी। एग्जैक्ट यही कॉम्बिनेशन, खून का गिरना प्लस दर्दनाक तेज आवाजें, इस देवता के टाइम चेंजिंग मशीन का एक सेट मैकेनिज्म बन गया है। अब यहाँ दो स्ट्रॉन्ग थ्योरीज निकल कर आती है जिसके बारे में हर कोई बहस कर सकता है। या तो ये एक सिंगल टाइमलाइन, एक ही वक्त की रेखा जिसको हम कहते हैं पर चलने वाला लूप है, या फिर यहाँ मल्टीवर्स मतलब अनेकों समांतर जो ब्रह्मांड है वो वाला कंसेप्ट भी यूज हो रहा है। अगर आप ध्यान से पूरी डॉट्स कनेक्ट करेंगे तो मल्टीवर्स वाली थ्योरी भी इस स्क्रिप्ट पर ज्यादा फिट बैठती है और हर डिटेल को जस्टिफाई करती है। अगर ये सच में मल्टीवर्स का खेल है तो मूवी में जब जब आनंद बेहोश होकर अपनी आंखें खोलता है, एक्चुअली हमें सेम आनंद नहीं दिखाया जा रहा होता है। हम उस मल्टीवर्स के अनेकों आनंद से अलग अलग यूनिवर्सेस के वर्जन को स्क्रीन पर देख रहे होते हैं। इसके प्रूफ्स आपको मूवी में कई जगह मिलते हैं। शुरुआत में जब वो लड़की अपनी राइफल से शिकार कर रही होती है, वो एक्चुअली किसी कम्प्लीटली अलग यूनिवर्स का सीन था। फिल्म की असली स्टार्टिंग जिस आनंद के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, उसकी पूरी कहानी में वो शिकार करने वाली लड़की प्रेजेंट थी ही नहीं, या फिर हो सकता है कि वो किसी अलग टाइम जंप से आई हो पर पहले हमें नहीं दिखी। ये भी हो सकता है जो पीटर अलग टाइम जोन में मिला था और जो पेड़ पर डिजाइन बनाने वाला स्पाई था, वो दोनों ही एक्चुअली किसी ऑल्टरनेट यूनिवर्स का वेरिएंट थे। जो भी हो, मूवी के शुरुआत में ही
जब पहली बार आनंद अचानक उठता है, वो भी किसी एक पर्टिकुलर टाइमलाइन का एक स्पेसिफिक वेरिएंट या वर्जन ही था। उस डायमेंशन में वो अपने पिता स्टीफन को नहीं बचा पाया होगा। इसी वजह से वहाँ वो अकेले पला बड़ा और उसने अभी अपने बाप की शक्ल तक नहीं देखी। फिल्म के दौरान हमें पास्ट और फ्यूचर के बीच का कई जंप्स दिखाए गए हैं। क्रिएटर ने कभी स्क्रीन पर वो आनंद होता है जो 1960 के पोर्तुगीज समय में गिरा पड़ा था और कभी वो जो 1994 की मार धाड़ में फंसा था। टाइम ट्रेवल का गोल्डन नियम यही कहता है कि अगर आप पास्ट में जाकर कोई छोटी सी मक्खी भी अगर मारते हो तो आगे चलकर अनगिनत नई ब्रांच और नई टाइमलाइन स्प्लिट होकर बनती ही चली जाती है। इस लॉजिक से आनंद हजारों बार पास्ट में जा चुका है और ये चेन हमेशा आगे बढ़ती ही जाएगी। इस लूप का कोई फिजिकल एंड है ही नहीं। तो आखिर में जो हमें इमोशनल मोमेंट दिखाया जाता है, आनंद ने खुद की कुर्बानी दे दी और खुद को उस पुराने मंदिर पर गोली मार ली। फिर जब आँख खुली तो वहाँ जिंदा उसके पिता बैठे हुए थे। अगर मल्टीवर्स थ्योरी को यहाँ चिपकाया जाए तो लॉजिक ये निकल के आएगा कि आनंद ने ट्रिगर दबाकर गोली खाई, वो वेरिएंट असल में वहाँ मंदिर में मारकर खत्म हो गया और उसके बाद सीन कट होके जिस आनंद ने हॉस्पिटल में बेड पर आंखें खोली है वो एक नई टाइमलाइन का वेरिएंट है, जहां से हालत ऐसे बन चुके हैं कि उसके पिता कभी मौत के घाट उतरे ही नहीं थे। चलिए जो भी हो, एक सवाल तो पक्का है कि पिता अगर जिंदा है तो आनंद पास्ट में गया ही क्यों था? शायद वहाँ बैठा पिता उस वेरिएंट का हो जिसे आनंद ने बचाया ही ना हो सकता है। तो जो भी हो दोस्तों, इस कहानी का अंत तो हमें पता चलेगा इसके सीक्वल से ही। तो कमेंट पे जल्दी हमें ये बताइए कि आपको ये कहानी कैसा लगा, और अगर आप भी कुछ शेयर करना चाहते हैं मल्टीवर्स के ऊपर या किसी भी चीज को लेकर, टाइम लूप को लेकर, तो कमेंट में जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग मूवी स्टोरी के साथ।